સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે હિન્દી પેપર સોલ્યુશન કરી રહ્યા છીએ। આજે આપણે ભાગ 3 એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 2 નો સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડિયો। प्रश्न 1, चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने आश्रय देने वाले को वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। आगे देखते हैं उसके बारे में। तो चंद्रशेखर आजाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट, ये हुई चंद्रशेखर आजाद की सामान्य रूप के बारे में। तो खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कसौटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब फलता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खुद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्र में खिलते थे। पहला जो पैराग्राफ है वो उनके अंदर की बात की गई कि उनके जो मन था उसकी बात हमने बताई है। और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या कहा कि वो जो कपड़े पहनते थे उस प्रकार हमने दोनों पहलुओं का यहाँ चरित्र चित्रण किया है। एक है शारीरिक और दूसरा है अपने मन की बात, मन का। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, क्या है? रिद्यम की उपयोगिता क्या है? रिद्यम की उपयोगिता क्या है? तो क्या है रिद्यम की उपयोगिता? तो रिद्यम एक अनमोल धातु है। अनमोल होने के साथ ही साथ मानव हित में भी अद्भुत कार्य करती है। रेडियम के नासार के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। रेडियम से किसकी चिकित्सा की जाती है? नासार के जो रोग है उसकी चिकित्सा की जाती। नासूर है, यहाँ क्या है? नासूर है। नासूर की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष दूर कर देती है। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु का उपयोग घड़ी की सुइयों में किया जाता है। ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। इस प्रकार रेडियम की अन्यतम उपयोगी धातु है। इस प्रकार रेडियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी धातु हम कह सकते हैं। ये हुई रेडियम की उपयोगिता के बारे में बात। आप इसमें और भी अधिक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न कौन सा है? रहीम के दोहे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। रहीम के जो दोहे है उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट करते हैं। तो रहीम कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज है, हमें पानी की कद्र करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के न मोती उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य जीवित रह सकता है और न खाया जाने वाला चूना चूना रह जाता है। यानी कि पानी आदि में जो चूना होता है, खाया जाने वाला चूना चूना रह जाता है। आगे देखते हैं। तो कवि रहीम कहते हैं कि जो महानुभाव गरीबों का हित करते हैं वे बहुत महान लोग होते हैं। गरीब सुदामा भगवान कृष्ण के मित्रता
के योग्य नहीं थी, पर कृष्ण ने गरीब सुदामा से मित्रता निभाई। इससे कृष्ण की महानता साबित होती है। यह हुई महानता की बात, यानी कि गरीबों का जो हित करते हैं महान लोग, उसके महानता की बात की गई है इस दूसरे दोहे में। आगे का दोहा है कि कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा, आप पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि स्वाति के नक्षत्र के पानी की बूंद को एक जैसी ही होती है, पर वह केले के पेड़ पर पड़ती है तो पानी की बूंद रह जाती है। सांप के मुंह में पड़ती है तो वह जहर बन जाती है, और जब वह छिप में पड़ती है तो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। यानी कि जो स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, पानी की बूंद पड़ती है, तो उसका अलग महत्व है। अगर किसी पेड़ पर पड़े तो वो पेड़ पर, केले के पेड़ पर पड़े तो वो क्या रह जाए? सिर्फ पानी की बूंद रह जाती है। अगर वही बूंद सांप के मुंह पर पड़ती है तो वह क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। अगर वही बूंद सीप में पड़ती है, यानी कि समुद्र में जो सीप पाया जाता है उसमें पड़ती है, तो वो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। आगे देखते हैं। तो रहीम कहते हैं कि आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है। आदमी कितना अच्छा है या बुरा है, वो उसके वर्तन से, यानी कि जो बोलता है उससे पड़ती है। वे कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं, तब तक दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं है, तो उनका जो रंग है वो एक समान है, तो एक समान लगते हैं। मगर जब वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है, तब पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। यानी कि वसंत ऋतु के समय जब कोयल अपने मीठे सुर में हमें सुनाती है, तो हमें इससे पता चल जाता है कि यह कोयल है और यह कौवा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कवि रहीम नालायक पुत्र की तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की हालत एक जैसी होती है। दीपक जला देने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। दीपक जब चलता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। यदि उसे बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुल इस जन्म से प्रफुल्लित होता है, पर जो जो वहां बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों वह अपनी करतूतों से अपने कुल को कलंकित करता रहता है। यानी कि दीपक और कुपुत्र की तुलना की गई है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भरत श्री रत्न भरत काव्य का विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, भरत श्री रत्न भरत जो काव्य है उसकी विवेचना करनी है। यहाँ मैंने थोड़ा है किया है। तो भरत शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भयता कूट कूट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके सहचर यानी साथी थे। वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पलकर बड़ा हुआ था। वहीं के विद्यापीठ में उसे शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुज बल से सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम जो भारत है वो किसके नाम से पड़ा? तो भरत नाम से पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कदम मिलाकर चलना होगा। काव्य का आशय स्पष्ट कीजिए। काव्य का जो आशय है उसे स्पष्ट करना है। तो कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं
कि उन्नति के मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आई, चाहे प्रलय की ही क्यों ना आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों ना बिछे हो, सिर पर आग की लपटें ही क्यों ना बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी-खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी-खुशी का माहौल हो या कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे श्यामला धरती का शोक भोगने को मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो। कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, यह कवि हमें कहना चाहते हैं। हमारा मार्ग उजालों से भरा हुआ हो या अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियां का पहाड़ हो, धुना का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घ काल तक हार का सामना करना पड़े, हमें क्या करना है? हमें आगे ही बढ़ना है। इस प्रकार प्रगति के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। कवि कहते हैं कि हमारा उद्देश्य हमारे सक्षम हो, हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए, नामो निशान भले ही ना रही हमारा, हमें कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे का प्रश्न है, पंचलाइट कहानी में ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है, इस विधान के संदर्भ में विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि पंचलाइट जो कहानी है फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित, उसमें ग्राम जीवन का चित्रण बहुत अच्छे से हुआ है, इस विधान की चर्चा करनी है, तो हम अलग अलग मुद्दों के आधार पर उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला मुद्दा है पंचलाइट की खरीदारी, यानी कि पंचलाइट की खरीदारी होती है। तो गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थी, सभी पंचायत में दरी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स थी, केवल महतो की टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। पूजा पाठ से उद्घाटन, यानी कि पंचलाइट की खरीदारी हो गई है, अब उसका उद्घाटन करना है, पूजा पाठ से उसका उद्घाटन किया जाता है। महंतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है, इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है, टोली की औरतें, बच्चों और पुरुषों में उत्सुकता है। तो ये दो मुद्दे हुए, पंचलाइट की खरीदारी हुई और पूजा पाठ का उसका उद्घाटन हुआ। आगे देखते हैं समस्या जलाने की, अब क्या समस्या हुई? पंचलाइट जलाने की समस्या उत्पन्न हुई है। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई पंचलाइट को जलाने की। महतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोले में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलवाने पर कोट होने का डर है, यानी कि शर्म आने का डर है। आगे देखते हैं मुंदरी की पहल, यानी कि मुंदरी पहल करती है। कौन सी पहल करती है? तो गांव की गुलरी काकी की बेटी मुंदरी को पता था कि गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हक्का पानी बंद था,
इसलिए वह मुंदरी को कहती देखकर सिनेमा का सनम सनम गाना गाता था। क्यों गाता था? इसलिए सनम सनम वाला गाना गाता था, इसलिए उसका हक का पानी बंद कर दिया था। इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी को उकसाया कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेरी सरदार से कह देती है कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। आगे देखते हैं। तो पंचों का निर्णय, अब गोधन के बारे में पता चल गया कि गोधन जानता है कि पंचलाइट कैसे जलाया जाए। अब पंचों का क्या निर्णय होता है? गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद किया था, लेकिन सरदार दीवान और पंचों की राय से टोले की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम सौंप दिया जाता है। यानी कि गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम इसे सौंपा जाता है। आगे देखते हैं। आखिर जली पंचलाइट। गोधन स्पिरिट न होने पर घड़ी के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोधन की वाह वाह हो जाती है। महतो टोली में पहली बार पंचलाइट के उजारे में कीर्तन होता है। आगे देखते हैं अब कि गोधन ने दिल जीत लिया। अब गोधन ने पंचलाइट जलाकर सबका दिल जीत लिया। तो सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी देता है। वहां उससे कहता है, तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुंदरी और गोधन भी करीब आ जाते हैं। मुंदरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित होता है। यह हुआ पंचलाइट के माध्यम से गांव का बखूबी चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे गांव में भी कभी कभी इसी प्रकार समस्या आती है, तो इसी प्रकार हम उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે અને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી શેર કરો વિડીયો, જેથી વધારેમાં વધારે લોકો વિડીયો જોઈ શકે અને એમને લાભ થાય। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ, આભાર।